महिलाएं आज समाज के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। घर की चार दीवारी से निकलकर देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका अहम योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर बदलाव के नायक की इस खास कड़ी को हम उन्हीं महिलाओं के नाम करते हैं। केरल एक ऐसा राज्य जहां तक नजर जाएगी सिर्फ प्राकृतिक नजारे और हरियाली फैली हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जैव विविधता के मामले में भी केरल का कोई सानी नहीं है। तरह तरह के जीव जंतु यहाँ आसानी से नजर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक है सांप। सांप को देखते ही लोग अक्सर या तो डर के मारे भागने लगते हैं या फिर उसे मारने लगते हैं। लेकिन केरल की रहने वाली विद्या राजू के लिए सांप उनके बच्चों के समान है। अब तक वो हजारों सांपों को रेस्क्यू करके उन्हें जंगलों तक छोड़ चुकी हैं। विद्या राजू केरल के कोची में सांप पकड़ने के लिए मशहूर हैं। सांप पकड़ने के लिए रोज 2 से 3 फोन कॉल उनके पास आते हैं। 60 साल की विद्या पिछले 25 वर्षों से सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि पक्षियों और अन्य जानवरों को जीवन देने का काम कर रही हैं। विद्या अब तक 1000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। मूल रूप से बिहार की रहने वाली विद्या वर्तमान में अपने पति रिटायर्ड कमांडर NVS राजू के साथ कोच्चि में रहती हैं। अक्सर जब कहीं सांप घर मोहल्ले में देखा जाता है तो बस एक फोन कॉल पर उनकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। करीब 20 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। पहले इंडियन नेवी में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी अंदर में ही हम करते थे, जहाँ कॉलोनी में हम रहते थे वहीं पे मैं जो सांप घर के अंदर आ गया तो निकाल के बाहर छोड़ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी एक्सपीरियंस होता गया और मैं भी और बाहर से भी लोग बुलाने लग गए और ये करती हूँ। विद्या राजू का कहना है कि सांपों को पकड़ना एक नियमित सीखने वाली प्रक्रिया है। रेस्क्यू के दौरान वे सबसे पहले सांप की गर्दन पकड़ती हैं ताकि सांप को हमले का मौका ही न मिल सके। इस दौरान हर एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। इसमें हमें बहुत फॉरेस्ट वाले का बहुत योगदान रहा। उन लोगों ने हमें, मैं तो बिना ट्रेनिंग के पहले कर रही थी, पर लास्ट ईयर 1 साल पहले उन्होंने फिर से हमें एक लाइसेंस दिया है, ट्रेनिंग भी दिया और कहा किस तरीके से हुक, पाइप एंड बैग यूज़ करने के लिए। पहले हम हाथ से पकड़ लेते थे हेड को, लेकिन सर जब हम पकड़ते हैं तो उसमें कभी कभी उससे भी चोट लगने की डर हो जाती है अगर आप ज़ोर से दबाए, और वो उल्टा हमें भी ले सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम सांप को भी बचाएं और ह्यूमन लाइफ भी हार्म ना हो। विद्या को कई बार सांप काट चुके हैं। उनका कहना है कि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते। अब तक वह सांप पकड़ने में इतनी माहिर हो गई हैं कि उन्हें सांप रेस्क्यू करने वाले रिसोर्स पर्सन की सूची में शामिल कर लिया गया है। वो अकेली ही बड़े से बड़े अजगर तक को काबू कर लेती हैं। पर एयरपोर्ट में था, मैं हस्बैंड के साथ ही एयरपोर्ट गई थी, नेवल एयरपोर्ट में नाइट फ्लाइंग चल रहा था और उसमें रनवे में एक बार सांप आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि किस लिए उसको मारना भी नहीं, और वो रनवे पे बैठा हुआ था तो मुझे बुलाया गया। उस रनवे से मैंने जब उसको किया तो वो लाइट्स प्रॉपर, वो फायर इंजन का लाइट ये सब डाल करके किया गया था, तो थोड़ा वो हाथ में लपेटने लग गया था। तो फिर उसको अनवाइंड कर, अजगर विषैला नहीं होता है पर लपेट लेता है तो बहुत जोर से जकड़ने लग जाता है। साल 2018 में
केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान विद्या ने लोगों की काफी मदद की थी। किसी को नाम से पहचान मिलती है तो किसी को पहचान मिलती है अपने रुतबे से। लेकिन गुजरात की तपरवारा गांव पंचायत की सदस्य रमीलाबेन गामित को पहचान मिली उनके काम से। उन्होंने तपरवारा गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने का काम किया। अपने गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। 9 गांव को खुले में शौच से मुक्त कराया और 300 से अधिक सैनिटरी यूनिट्स बनाए। रमीलाबेन के सामने काम बड़ा था और चुनौतियां ढेरों। इसके लिए उन्होंने पहले खुद शौचालय निर्माण का प्रशिक्षण लिया, फिर लोगों की मानसिकता बदली कि खुले में शौच करने का नुकसान हमारा ही है। सब लोगों ने मैंने समझाया, सब गांवों में मैंने शौचालय बनाया ने सब लोगों को शौच क्रिया करने के लिए शौचालय में जाना पड़ता है ने सब लोग आज स्वच्छ है, स्वस्थ है ने सब लोगों के लिए मुझे सरकार में से जो पैसे आते हैं 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपये के सब लोगों के घर में शौचालय के लिए उपयोग किया। लोग तो फिर भी देर सबेर मान भी जाएंगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की अपेक्षा निर्माण का काम थोड़ा कठिन होता है। साथ ही ढलान पर काम करने का जोखिम, इसके अलावा रोज रोज सुबह इनकी निगरानी के लिए भी जाना। लेकिन रमीलाबेन ने महिलाओं को एक साथ इस काम में इकट्ठा किया और आज 300 से अधिक शौचालयों का निर्माण करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ ही रमीलाबेन ने आसपास के गांव की अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। रमीलाबेन गामित आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके लिए ये सफर आसान नहीं था, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह और हाशिए पर पड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की नीयत से इन्होंने कठोर परिश्रम किया। आज रमीलाबेन का गांव आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हाल ही में सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। आगे बढ़ाया। दमन में मेरे आगमन के साथ इधर कोई संस्था नहीं थी, बहनों बाल निकलती नहीं थी। वो लोग का समाज में वो लोग खुद का घर का संभालती थी, मगर समाज के लिए वो लोग बाहर नहीं निकलती थी। कई बहनों का मैं संपर्क किया, वो लोग के साथ मुलाकात करके वो लोग को समझाया फक्त अपना समाज के लिए नहीं मगर और भी लोग दमन में रहते हैं तो उनके साथ भी अपना गठबंधन करना चाहिए। प्रभाबेन शाह अपने महिला मंडल के जरिए आज भी समाज में अपना योगदान दे रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। खासकर इन्होंने जन जागरूकता के लिए अनेक अभियान चलाए हैं। प्रभाबेन शाह को डायरी लिखने का शौक है। नियमित न्यूज़पेपर पढ़कर अपडेट रहती हैं। प्रभाबेन शाह समय के साथ चलती हैं। महिलाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए उन्होंने 40 से ऊपर उम्र की महिलाओं के लिए डिजिटल नारी सेमिनार का आयोजन कराया। इनको अब तक अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार ने हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। मैं जो जीवन में सेवा कार्य किया उससे भारत सरकार प्रभावित होके मुझे पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई है। उसके मैं खूब आनंदित हूँ। अपना जो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है उसने मेरे जीवन में
एक ऐसी भेंट दी है कि जिसकी तुलना में पूरा जीवन के साथ नहीं कर सकते। केंद्र शासित प्रदेश दमन की यह पहली महिला है जिनको पद्मश्री मिला है। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरी बाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री तक तो मैं बहुत ही कठिन यात्रा तो मेरी हुई है, लेकिन मैं अपने जो कला लेके कभी हार नहीं मानी, चलता रहा मेरा बहुत अच्छे से। और पद्मश्री अवार्ड के लिए बहुत मेहनत तो करना पड़ी, लेकिन मैं जो उम्मीद नहीं थी कि मैं जो इस उम्र में और अभी ये मिले, मैं सोच के नहीं चलती थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरी बाई आदिवासी समुदाय से आती हैं। वे बचपन से ही चित्रकारी करने की शौकीन थी। खास बात यह है कि उन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी। वे केवल स्थानीय भीली बोली जानती थी, लेकिन चित्रकारी का उनका शौक ही धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। वे कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी करने की शुरुआत करती हैं और देखते ही देखते उनकी पहचान पूरे देश में हो गई। इसके अलावा 1998 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अहिल्या सम्मान से भी सम्मानित किया। कभी दिवाली का त्यौहार आया, शादी हुई, तो ये अपने घर की दीवारों को लिपा पोती करके, और मैं मिट्टी कलर से, पत्तियों के कलर से, काला कलर जो तवे का रहता है उससे मैंने शुरुआत की, अपने हाथ के ही कलर से। ऐसा करते करते कभी मतलब मेरी माँ बोलती थी, बोले अपने घर में त्यौहार आने वाले हैं, शादी होने वाली है, तो अपनी दीवारों को, घर की दीवारों को सजा लो। तो मैं लेके बैठ जाती थी कुछ ना कुछ, जो मोर है, घोड़ा है, जो भी मुझे अच्छा ही लगता था। भूरी बाई की बनाई पेंटिंग्स ने आज विदेशियों में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी अमेरिका में भी लगी, जहां उनके काम की खूब तारीफ हुई। वर्तमान में भूरी बाई चित्रकारी के क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुकी हैं। अब वे वर्कशॉप का आयोजन करके अन्य लोगों को भी अपना ये हुनर सिखा रही हैं। जोरहाट की रहने वाली लाखेमी बरुआ को पूरे असम में उनके नाम से ही जाना जाता है। उनके बैंक को बीते 2 दशकों से केवल महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। आज इस बैंक में हजारों खाता धारक हैं और इन खाता धारकों में भी अधिकतर महिलाएं ही हैं। आज वे गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। लाखेमी बरुआ एक समाज सेविका हैं, जिन्होंने असम में गरीब महिलाओं के लिए कनकलता महिला कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत की है। मैंने जो काम किया वो महिलाओं के सबलीकरण के लिए किया है। वो है, मैंने कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की शुरुआत की थी। अभी वो बैंक का 21 साल हो गया कंप्लीट, और शुरू से ही वो थोड़ा सा हो गया जो प्रॉफिट में ही रन किया है। वो बैंक सिर्फ महिलाओं के लिए है, और ये जो कर्मचारी हैं वो भी महिला हैं, जो बेनिफिशियरी हैं वो भी महिला हैं। यह बैंक बीते 20 सालों से काम कर रहा है। कुछ ही लोगों के साथ शुरू हुए इस बैंक से आज हजारों महिलाएं और सैकड़ों महिला स्वयंसेवी समूह जुड़े हैं और इसका लाभ उठाया है।
आज के समय में इस बैंक में 45,000 से भी अधिक लोगों के अकाउंट्स हैं और इनमें अधिकतर महिलाओं के खाते हैं। बैंक का 1 साल का कारोबार 16 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बैंक ऐसी महिलाओं को कर्ज देता है जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। अभी 15,000 से भी अधिक महिला वो बैंक से जुड़ा हुआ है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑडिट है वो ऑडिट में शुरू से ही बिजनेस के शुरुआत से ही वो बैंक ए रेटिंग हो रहा है। दरअसल लाखेमी बरुआ शुरुआत में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करती थीं और इन्होंने पाया निर्धन अशिक्षित महिलाओं के पास वो पूरे कागज भी नहीं होते जिनसे इनका बैंक में अकाउंट खुल सके या बैंक की दूसरी सेवाओं का लाभ मिल सके। अपने लंबे संघर्ष और चुनौतियों के बाद इन्होंने इस तरह के बैंक का सपना साकार किया। श्रीमती लक्ष्मी बरुआ, समाज सेवा। लाखेमी बरुआ के महिलाओं के हित के लिए किए गए इस काम को देखते हुए ही उन्हें साल 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। एलोवेरा विलेज के रूप में चर्चित झारखंड का देवरी गांव इन दिनों सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राज्य की राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव की महिलाओं की जब से प्रशंसा की है, तब से उनका हौसला और बढ़ गया है। जब हम छोटे पैमाने पे जब कर रहे हैं गांव में, तो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गांव के नाम लिए। हम महिलाओं का रोजगार के लिए सोचे कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं उसका नाम हुआ, तो गांव वाले प्रधानमंत्री के नाम से अपने गांव का नाम सुनना, अपने लोगों का नाम सुनना बहुत अच्छा लगा और उससे गांव वाले बहुत उत्साहित हुए। गांव वाले ही नहीं बल्कि एरिया के लोग भी बहुत उत्साहित हुए कि यहाँ इस तरह की खेती होती है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कच्छप के नेतृत्व में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थीं। आज इस काम में करीब 100 महिलाओं की टीम जुटी है, जो कई एकड़ में एलोवेरा की खेती करती है। एलोवेरा का उपयोग जॉन्डिस समेत कई अन्य बीमारियों के उपचार में होता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, फेस वॉश और साबुन बनाने समेत दूसरे कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। बड़े शहरों में लोग अब एलोवेरा को पेय पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन खूबियों की वजह से रांची और आसपास से बड़ी संख्या में लोग एलोवेरा के पत्ते खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अलौकिक खूबसूरती से सजा भारत का सबसे दक्षिणी प्रांत केरल, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां फिशिंग मुख्य उद्योग है। भारत के पारंपरिक फिशिंग समुदाय में महिलाएं मछुआरन के तौर पर कम ही देखी जाती हैं। केरल की केसी रेखा भारत की पहली फिशिंग विमेन है। मछुआरे समुदाय में महिलाओं को मछुआरन के तौर पर काम करते कम ही देखा जाता है, लेकिन केरल के त्रिशूर के चक्कड़ गांव की केसी रेखा को समुद्र के इंटरनेशनल बॉर्डर पर गहराई तक मछली पकड़ने का लाइसेंस भारत सरकार की ओर से मिला हुआ है। वो अपने समुदाय की पहली ऐसी महिला हैं। रेखा ने इस काम की शुरुआत 10 साल पहले की थी। रेखा के पति
कार्तिकेयन समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, मगर 2004 में आई सुनामी का सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका में पड़ा था। भारत में सुनामी की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए थे। इस सुनामी का असर केसी रेखा के परिवार पर भी पड़ा। इस दौरान उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। उनके पति पी कार्तिकेयन जो मछली पकड़ने का काम करते थे, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप होने लगा और उनके साथ काम कर रहे लोग भी पैसों की तंगी के कारण उनका साथ छोड़ गए। साथियों के जाने के बाद केसी रेखा के पति के लिए अकेले नाव और जाल से मछली पकड़ना संभव नहीं था। इस काम के लिए उनको 2 लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वो मजदूरों को भी नहीं रख सकती थी। इसके बाद रेखा ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पति के काम में हाथ बटाने का फैसला किया। अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने लगी। रेखा ने कभी तैराकी नहीं की थी। उनके लिए पहली दफा समंदर में मछली पकड़ने का अनुभव काफी बुरा रहा। उसके बाद रेखा ने न सिर्फ तैराकी सीखी, बल्कि फिशिंग से संबंधित हर बारीकी पर भी ध्यान दिया। आज वो ये जानती हैं कि समुद्र का कौन सा रास्ता सही है और किस मौसम में फिशिंग करना उचित है। हालांकि रेखा और कार्तिकेयन के लिए समुद्र की गहराइयों में दिन भर बिताना आसान नहीं होता, फिर भी अपने परिवार की खातिर जान की परवाह किए बिना ये दोनों इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं। आज रेखा कार्तिकेयन एक मिसाल हैं उन सभी के लिए जो हालातों के आगे समझौता नहीं करते, बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं और मुश्किलों के भंवर से सफलता की नाव निकाल लेते हैं। हर सुख दुख में वो मुस्कुराती है, पत्थरों की दीवारों को घर बनाती है। ऐसी नारी शक्ति को हमारा सलाम है। उम्मीद है कि आज की ये कड़ी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। अगली बार बदलाव के नायक में ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।